युवा प्रकोष्ठ के भाई इंजीनियर पी रंजन जी, जब आप पटना में आए थे, सभी बच्चों का एक मनोबल होता है, मन होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। आपकी भी आंतरिक इच्छा थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, और पटना में आप आए, तैयारी शुरू की है। तैयारी के क्रम में बिहार के बच्चे जैसे आते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, मामा के बेटा का इंजीनियरिंग में हो गया, मेरा भी हो जाता। मामी के बेटी मेडिकल में चली गई, मुझे भी हो जाता। आपके मन में भी यह तमन्ना था, और आप इंजीनियर बने भी। केवल इंजीनियर नहीं बने, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं, MES, वहां आपको जॉब मिला। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपको जॉब मिला, फिजिक्स के टीचर के रूप में आपको पढ़ाने का। आप पढ़ाए भी, लेकिन गुरु कार्य में व्यवधान आने के कारण आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती थी कि मैं बंद के कार्य करूं, और आपने सोचा कि अब मुझे गुरु कार्य के लिए इसको त्याग दे देना चाहिए, और आपने गवर्नमेंट जॉब को ठुकरा दिया, छोड़ दिया, और गुरु कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। और गुरु कार्य में लगने के बाद आज पूरे बिहार, झारखंड, जितने भी बड़े जगह, पूरे जिला है, लगभग 60 जिला में आपका व्यवसाय फैला हुआ है। गुरु कार्य में कंधों से कंधा मिलाकर चलने के साथ आप कार्य करते हैं। तो एक जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम आमंत्रित करते हैं इंजीनियर पी रंजन जी को। ये मंच पर उपस्थित हमारे शांति कुंज से आए हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हमारे मनीषी मार्गदर्शक आदरणीय सैफाली जी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के संस्थापक, हमारे प्रेरक, हम सभी युवाओं को खड़ा करने वाले युवा प्रकोष्ठ के संस्थापक हमारे आदरणीय मनीष भैया, हमारे युवा प्रकोष्ठ के कंधे से कंधे मिलाकर के सारी व्यवस्था को संभालने वाले हमारे आदरणीय ज्ञान प्रकाश भैया, निशांत रंजन जी, साथ ही हमारे जोन से जोनल प्रभारी आदरणीय पप्पू जी, लाल बाबू जी, महिला प्रकोष्ठ से आए हुए गुड़िया दी, प्रियंका दी, साथ ही बिहार के तमाम जिले से और पटना के तमाम लॉज, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर से आए हुए, पधारे हुए हमारे युवा भाई, सभी को मेरा प्रणाम, भाव भरा स्वागत, इस कार्यक्रम में भाव भरा अभिनंदन। मेरे मित्रों, आपको बुलाया गया है एक विशेष प्रकार के कार्य में, एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है। तरह तरह की बातें बोली गई होगी आपको, आप पूछे भी होंगे कि हमें क्यों बुलाया गया है, किस कार्य के लिए बुलाया गया है, क्या होगा वहां पर आकर के, आपको बताया गया होगा। आप आएंगे भैया, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सूत्र बताए जाएंगे, फार्मूला बताया जाएगा कि कैसे आपका IQ डेवलप होगा, कैसे आपके अंदर मेमोरी बढ़ेगी, कैसे आपका कंसंट्रेशन पावर विकसित होगा, आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, आप अपने जीवन में सफल कैसे होंगे। यही सब बिंदु बता करके हमारे भाई आपको यहाँ बुलाए होंगे, आमंत्रित किए होंगे। आप सब आए, उनकी बातों को सुन करके, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव का एक मैसेज था, संदेशा था। आप आए, विश्वास मानिए, जो जो बातें कह करके आपको यहाँ बुलाया गया है, वो सारी चीजें आपके जीवन में प्राप्त होगी। अभी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सैफाली जी आई हैं, और हमारे प्रेरक और उद्बोधक जो हमारे युवा प्रकोष्ठ को उद्बोधित करने वाले जो हमारे आदरणीय मनीष भैया हैं, ये दोनों जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, ये आपके सामने छोटे छोटे सूत्र प्रस्तुत करेंगे, छोटे छोटे फार्मूला बताएंगे, दैनिक उपयोगी, जीवन उपयोगी फार्मूला और सूत्र बताएंगे। यदि आप उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आप जो भी लक्ष्य लेकर के आए हैं, उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों,
आप डॉक्टर बनने के उद्देश्य से पटना में आए होंगे, इंजीनियर बनने के उद्देश्य से पटना में आए होंगे, इंस्पेक्टर बनने के उद्देश्य से पटना में आए होंगे, कोई रेलवे में जाने के उद्देश्य से आया होगा, कोई सोचा होगा आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, मतलब तमाम प्रकार का लक्ष्य लेकर के आप पटना में हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं। ये सारा का सारा लक्ष्य आपका कोई अद्वितीय लक्ष्य नहीं है, कोई यूनिक लक्ष्य नहीं है। हजारों लोग एवरी ईयर मेडिकल कंप्लीट कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, हजारों की संख्या में बन रहे हैं। कोई आपका यूनिक और अद्वितीय लक्ष्य नहीं है। आपके अंदर हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनाने के बाद, उनके सिद्धांतों को अपनाने के बाद, या यहाँ के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, ये आपके सामने जो सूत्र आपको बताएंगे, उन सूत्रों को अपनाने के बाद विश्वास मानिए आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी। यदि उसको आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी, वो पावर आ जाएगा कि ये जो लक्ष्य आप सोच करके आए हैं, जिसको प्राप्त करने का अभी कॉन्फिडेंस आपको नहीं हो रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिसमें एवरी ईयर हजारों लोग बन रहा है, लेकिन आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं जागृत हो रहा है कि हमें भी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। विश्वास मानिए, आप धैर्य पूर्वक यदि पूरी कार्यक्रम को सुनते रहे और उसको अपने जीवन में अपनाने का कार्य किया तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि उस जिसके सामने ये लक्ष्य आपका तुच्छ हो जाएगा, ओछा हो जाएगा, और आप दुनिया में जो सोच करके आए हैं उससे बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। ना तो ये कोई राजनीतिक मंच है और ना ही कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का कार्यक्रम है। यह आध्यात्मिक मंच है, आध्यात्म का मंच है। ईश्वरीय योजना के तहत इसको चलाया जाता है। आप कोई साधारण जगह पर नहीं आए हैं। ना तो आपको पुष्पा ट्रेलर 2 का लॉन्चिंग है जिसमें मारामारी चल रहा है, भीड़ चल रहा है, ना तो कोई मॉडल आया हुआ है, और ना कोई वो जो चलता है ट्रेडिशनल वो है। ये एक अद्वितीय प्रकार का कार्यक्रम है। बहुत ऊर्जा लगी होगी आपको यहाँ बुलाने में हमारे भाइयों को। मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है, बहुत ऊर्जा लगती है। 10 बार आपके सामने भाई जाते हैं, भैया आइएगा आइएगा आइएगा, क्या होगा, आईक्यू बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप आकर के तो देखिए, और आए हैं तो मान के चलिए कि आज के बाद आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपके अंदर अभी तक आत्मविश्वास नहीं आया है, उससे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। मेरे मित्रों, पटना में एक से एक कोचिंग संस्थान है, एक से एक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट जगत का एक से एक फैसिलिटी देने वाला, एक से एक सर लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाए, उस चीज को प्राप्त करने की शक्ति हो जाए, अपने आप पर विश्वास हो जाए, ये चीज देने का कोई कोचिंग काम नहीं करता है। और ना ही ये चीज कहीं किसी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है कि गए और 100 रुपया का वो दवाई लिए और खा लिए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और मैं भी ये चीज कर सकता हूं। ये आपको कहां से मिलता है? तो ये मिलता है आध्यात्म से। ये आध्यात्म वो चीज है जो आपके अंदर वो शक्ति प्रदान करता है, वो चीज डालता है, और उसी की आज ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हमारे जो 2 मुख्य वक्ता आए हुए हैं वो आपको वही बताएंगे कि कैसे आध्यात्म को अपने जीवन में अपना करके आप अपने जीवन सफलता को हासिल कर सकते हैं। उसी की यह कार्यशाला है, उसी का वर्कशॉप है, उसी के लिए आज आपको बुलाया गया है। मेरे मित्रों,
इतिहास साक्षी है। हमारे यहाँ शौर्यवान वीरवान युवा होते थे, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, खुदीराम बोस। इतना कॉन्फिडेंस और इतना आत्मविश्वास उनके अंदर था कि वो अकेले 1,000 सैनिकों से युद्ध किया करते थे। मेरे मित्रों, आज तो आपके अंदर अपने भीतर की कमियों से युद्ध करने का भी शक्ति नहीं विकसित हो पाता है। अपने अंदर की कमियों से लड़ने का, जूझने का भी पावर नहीं आ पाता है। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, एहसास भी हो रहा है कि ये मेरा लैकनेस है, ये मेरा कमजोरी है, हम कैसे इसको दूर करें, आप नहीं दूर कर पा रहे हैं, उसकी भी शक्ति नहीं प्रदान हो पा रही है। बाह्य दुनिया का अबंडर और उसका जो मुसीबत और वो है, उसकी तो बात छोड़िए, अपने से भी लड़ने और जूझने की शक्ति नहीं विकसित होती है। वो शक्ति आपको आज कैसे मिलेगी? हमारे जो दो मुख्य वक्ता हैं, साथ में हमारे रीजनिंग स्टार आदरणीय निशांत रंजन जी, आपके अंदर वही चीज डालेंगे। उसी का स्पेशलाइजेशन है इन लोगों को, और एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में उस कार्यशाला से निकला हुआ आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और जहां भी है, यदि आईएएस है तो एक अलग तरह की छवि है। आईएएस तो बहुत है, लेकिन जो हमारे यहां से निकला हुआ आईएएस है उसका एक अलग छवि है। हमारे यहां से जो निकला हुआ आईपीएस है, उसकी कार्यशैली, उसकी क्षमता या उसका जो प्रभाव एक अलग प्रकार का है। अगर बेचारा क्लर्कियल ग्रेड में भी है, उतना तो छोड़िए, हमारे यहां से निकला हुआ एक बेचारा अनुभव बता रहा था, वह जो हमारा संडे का कार्यक्रम होता है उसमें टीटी है, उसका भी एक अलग तरह का पहचान होता है। पूरा जोन का उसको पहचानता है कि टीटी है। इतनी उसके अंदर अनुभव आ जाती है, इतना उसका विचारों में परिवर्तन हो जाता है। मेरे मित्रों, आज सबसे ज्यादा युवा परावलंबी है तो वो है वैचारिक दृष्टिकोण से परावलंबी है। अपना कोई विचार नहीं है, मौलिक चिंतन नहीं है, सेल्फ एनालिसिस नहीं है। वो अपनी ना तो क्षमता को जान रहा है, ना अपने आप को पहचान रहा है। वैचारिक रूप से वो परावलंबी है। किसी ने कह दिया इस काम को कर लो, इसमें ज्यादा स्कोप है, तो 2-4 महीना उस काम को करने लग गए। किसी ने कह दिया उसमें ज्यादा स्कोप है, कुछ दिन उसके पीछे चल लिए। किसी ने कह दिया चलो रे भाई गांधी मैदान में बहुत अच्छा सिनेमा का ट्रेलर का प्रदर्शन हो रहा है, तो वहां जाके 4 घंटा बैठ के देख लिए। मैच शुरू होता है, 3 घंटा उस टीम का देखते हैं, 3 घंटा उस टीम का देखते हैं। चलिए उतना तक भी क्षम है, मान लेते हैं कि उतना तक भी ठीक है कि इंटरटेनमेंट हुआ, करेंट अफेयर्स बढ़ा। लेकिन उसके बाद 3 घंटा बैठ के लॉज और हॉस्टल में गहन चिंतन चलता है, मंथन चलता है, शिखर सम्मेलन चलता है। 9-9 घंटा आप बर्बाद करते हो। ये जो आप अपना कीमती समय 9-9 घंटा बर्बाद करते हो, क्योंकि मेरे मित्रों ये जीवन कुछ और नहीं, ये जीवन आपका समय से बना है। लाइफ इज टाइम एंड टाइम इज लाइफ। आप उस समय को कैसे कैलकुलेट करके, व्यवस्थित करके, कैसे एक-एक सेकंड का सदुपयोग करके आप अपने जीवन की आयु को बढ़ा सकते हो, आप अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम अपने लक्ष्य के अनुरूप कैसे खर्च कर सकते हो, आज उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आज वही बताया जाएगा, वही सूत्र आपको आपके अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि कह देने से तो होगा नहीं। बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, समय बड़ा मूल्यवान है, समय बड़ा मूल्यवान है, लेकिन अपनाए नहीं है। कैसे अपनाइएगा? अरे अपनाने लायक ये बुद्धि रहेगी तब तो अपनाइएगा। अभी वो बुद्धि ही किसी और डायरेक्शन में है। और आज ये 5G और 6G के जमाना में तो ये बुद्धि कहीं और जाकर के रिजर्व हो गया है, कहीं और जाकर रिजर्व हो गया है। एक सॉफ्टवेयर, एक कंपनी पूरी दुनिया के बुद्धि को घुमा रहा है। अब तो युवाओं को तो छोड़िए, अब तो घर में देखते हैं बुजुर्ग महिला और पुरुष भी बैठ करके वो चला रहे हैं, फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप, यूट्यूब। मतलब पूरी दुनिया को, बुद्धि को एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर घुमा रहा है। मेरे मित्रों,
आप कैसे उससे बचेंगे? आपके अंदर वो बुद्धि कैसे प्रखर होगी? ये बुद्धि का मंत्र ही हमारा गायत्री महामंत्र है। वो चीज का आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो चीजें आपको बताई जाएगी हमारे जो मुख्य वक्ता आए हैं उनके द्वारा। वो चीजें की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, वो चीजें आपको बताई जाएगी कि कैसे वो चीजें आपके अंदर आए, आपकी बुद्धि कैसे प्रखर हो, आपकी बुद्धि कैसे तेज हो। मेरे मित्रों, ये बुद्धि पर ही पूरी दुनिया चलती है और पूरा जीवन चलता है। अगर ये बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। आप इस बुद्धि को दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि में कैसे बदलिएगा, ये उसी की कार्यशाला है। आज उसी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी कि आप अपने दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में कैसे बदलिएगा। मेरे मित्रों, हम प्रसन्न हैं, हम व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व तो हमारे अंदर है, क्योंकि व्यक्तित्व शब्द ही बना है व्यक्ति से, पर्सनालिटी बना ही है पर्सन से। मेरे मित्रों, व्यक्तित्व और पर्सनालिटी को विकसित करने में ना तो कोई कपड़ों का रोल होता है और ना ही कोई शरीर का रोल होता है। कितना भी ये चमकता हुआ चेहरा हो, किसी भी ब्रांड का कपड़ा हो। महात्मा गांधी का नाम आप लोग सुने हैं? नहीं सुने? अच्छा, सुने हैं। किस ब्रांड का कपड़ा पहनते थे? लुइस फिलिप्स। किसी ब्रांड का नहीं पहनते थे। मतलब ये तो साबित हो गया कि कपड़ों का कोई रोल नहीं होता है। कितना पैक का बॉडी था महात्मा गांधी का? 6 पैक, 8 पैक, 98 पाउंड का काला कलूटा। तो ना तो शरीर का रोल होता है और ना कपड़ों का रोल होता है। व्यक्तित्व को बढ़ा हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाने में रोल किस चीज का होता है? तो रोल होता है आपके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों का। अब कह देने से तो आप अच्छा कार्य कीजिएगा नहीं। अच्छा कार्य को करने के लिए आपके अंदर अच्छे विचार चाहिए, आपके अंदर सद्विचार चाहिए। अब वो सद्विचार ना तो आपके ये बड़े बड़े बैनर वाले सर जी देने वाले हैं, और ना तो ये कारपोरेट इंस्टीट्यूशंस का जितना कोचिंग सेंटर है वो देने वाला है। वादा वो जो भी कर ले, एड में जो दे दे, प्रॉमिस जो कर दे, जब तक आपका विचार आपके अंदर से आपको प्रेरित अच्छा बनने के लिए नहीं करेगा, दुनिया का कोई ताकत आपको अच्छा नहीं बना सकती। मेरे मित्रों, ये विचार आएगा कहां से? कहां से आएगा? ये सर जी देने वाले नहीं हैं और ना कोई मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, ना तो उसका डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करेगा इंजेक्शन कि फलाना टाइप का इंजेक्शन ले लीजिए, आपके अंदर अच्छा विचार दौड़ने लगेगा। आएगा कहां से अच्छा विचार? आज उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। अच्छा विचार आप अपने अंदर कैसे डालेंगे? हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय मनीष भैया शेफाली जी, वो आपको वही बताएंगी कि आपके अंदर वो अच्छा विचार आएगा कैसे, किस प्रकार से आप अपने अंदर अच्छे विचारों का प्रवाह दौड़ेगा। और मेरे मित्रों, विचारों से मिलकर के संस्कार से विचार बनता है और विचारों से हमारा क्रियाकलाप अच्छा बनता है। जैसा विचार होता है वैसा क्रियाकलाप होता है। अगर आपके अंदर अच्छा विचार दौड़ेगा तो आपका क्रियाकलाप अच्छा होगा, आप अच्छा कार्य करेंगे, आप श्रेष्ठ कार्य करेंगे, और यही श्रेष्ठ कार्य आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएगा। आप अच्छे व्यक्तित्ववान व्यक्ति बनेंगे, ऊंची पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाएगा। और ये सब आएगा कहां से? तो ये सब आएगा इसी तरह का कार्यशाला को आपको अटेंड करने से, और इसी तरह के कार्यशाला में, इसी तरह के वर्कशॉप में भाग लेने से आपके अंदर ये चीजें आएंगी। मेरे मित्रों, अभी भारत क्या है? विकसित है कि विकासशील राष्ट्र है? विकासशील है। कब से जानते हैं आप लोग? जब से होश संभाले हैं। यही सवाल आप अपने पिताजी से पूछ के देखिएगा कि पिताजी, भारत विकसित है कि विकासशील? कहेंगे कि बेटा विकासशील है। उनसे भी पूछिएगा कि कब से विकासशील है, वो भी शायद आफी वाला जवाब देंगे कि जब से हम जानना शुरू किए हैं तब से विकासशील है। क्या आप चाहते हैं कि आने वाली अगली पीढ़ी को भी यही चीज सुनना पड़े?
जापान विकसित है कि विकासशील? विकसित है। कब से? मेरे मित्रों, पूरे विश्व में परमाणु बम झेला हुआ यदि कोई राष्ट्र है तो वो है जापान। इतनी बड़ा आपदा को झेलने के बाद जापान विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। सोच के देखिए। और एक समय में जगत गुरु, सोने की चिड़िया जाना जाने वाला भारत विकासशील है। ये कितनी बड़ी चुनौती है हम युवाओं के सामने कि हमारी अगली पीढ़ी को यह चीज ना सुनना पड़े। मेरे मित्रों, इतिहास गवाह है, जब जब राष्ट्र के सामने चुनौतियां आती है तब तब उसका बागडोर, उसका जिम्मा युवा संभालता है। और युवाओं को संभालना यह नैतिक दायित्व होता है। अरे आज ना गांधी जी फोटो में वो देखते हैं बुजुर्ग लाठी लिए हुए, अरे वैसे ही नहीं ना जन्म लिए थे। वो भी जब उस चुनौती को स्वीकार किए थे गुलामी की, तो वो भी जवान थे, नौजवान थे। महाराणा प्रताप 12 साल में चुनौतियों को स्वीकार किए थे। वीर शिवाजी 12 साल 13 साल की उम्र में चुनौतियों को स्वीकार किए थे। आप और हम अरे अपने बारे में तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, चुनौती तो छोड़ दीजिए, अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। मेरे मित्रों, जापान इतना जल्दी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में इतनी बड़ी आपदा झेलने के बाद क्यों आया? क्योंकि वहां के युवाओं ने ये कार्य को करके दिखाया। वहां परंपरा है, ट्रेंड्स है, ट्रेडिशंस है कि 18 साल की आयु को जैसे ही वहां का युवा पार करता है वो अपने आप को अपने माँ बाप से स्वतंत्र कर देता है, स्वावलंबी हो जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी हो जाता है। अपने पॉकेट मनी के लिए, अपने कपड़ों के लिए वो स्वतंत्र हो जाता है अपने माँ बाप से। हमारे यहाँ उल्टा परंपरा है, खास करके बिहार में। हमारे मनीष भैया अक्सर कहते हैं 18 साल तो छोड़िए, चले जाइए लॉज हॉस्टल में, 36 साल तक तैयारी चलते रहता है। यूपीएससी, बीपीएससी, अभी और एक ये सब चल गया है नया नया, सीसेट, सीटेट। वो निशान जी ज्यादा उसके एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे। उतना तो छोड़िए, कई जगह पर मैंने देखा है उसका अगला पीढ़ी भी मैट्रिक पास करके आ गया, बाप बेटा मिल के तैयारी कर रहा है। अब ये बताइए, जापान इतना जल्दी विकसित हो गया क्योंकि वो 18 साल के आयु में उस परंपरा को अपना लेता है। और अब 70 साल 60 साल का उम्र होता है और 40 साल तक आप तैयारी कर रहे हैं। कौन लाएगा उसको रास्ते पे? किसके सामने यह चुनौती है? किसकी नैतिक जिम्मेदारी है? ये हम युवाओं की है, क्योंकि सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि भारत में 68 से 70% आबादी युवाओं की है। मेरे मित्रों, अरस्तु ने कहा था व्यक्ति से मिलकर के समाज बनता है, समाज से मिलकर के व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी राष्ट्र का नींव कौन है? राष्ट्र का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? व्यक्ति है। और हम भारत को जवान राष्ट्र कहा जाता है। अभी गाड़ी में आ रहे थे तो जैसे मनीष भैया बता रहे थे कि चाइना बुढ़ा राष्ट्र है, रसिया बुढ़ा राष्ट्र है क्योंकि बुढ़ों की संख्या ज्यादा है। हमारा भारत जवान राष्ट्र है क्योंकि हमारे यहां जवानों की संख्या 70% है। 70% है। मेरे मित्रों, एक हम लोग कार्यक्रम करके लौट रहे थे मनीष भैया के साथ, एक प्रखंड के रोड से गुजर रहे थे, बगल में प्रखंड कार्यालय था। मैंने देखा वहां एकदम टाइट जींस पैंट पहन करके, मोटरसाइकिल लगा करके और सैकड़ों की संख्या में युवा खड़ा है। भैया पूछे क्या हो रहा है, कुछ फार्म उर्म भरा रहा है क्या? हम भी को बगल वाला से पूछे गाड़ी रोक करके कि क्या हो रहा है जी? बोले बेरोजगारी भत्ता ले रहा है सब। अब बताइए, वहां 18 साल में विकसित राष्ट्र बना दे रहा है, हमारे यहाँ अभी आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं।
कौन स्वीकार करेगा इस चुनौती को? हम युवाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, उसका नैतिक दायित्व है। और आज इसीलिए आपको इस बापू सभागार में इस ऐतिहासिक क्षण में आपको इकट्ठा किया गया है, आपको बुलाया गया है। और हमारे जो दो मुख्य वक्ता हैं, ये आपको उसी की ट्रेनिंग दी जाएंगी जो कि सरल सूत्र है, आपके जीवन उपयोगी सूत्र है, राष्ट्र के हित में वो चीजें हैं, वो आपको बताया जाएगा। समय भी समाप्त हो गया है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपका उज्जवल भविष्य हो, आपके जीवन में सफलता चूमे। धन्यवाद।